हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका जितेंद्र निर्वाणी जीएस सर आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक लेके आया हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ये एक सिंपल टॉपिक है, सरल टॉपिक है। क्यों है ये थोड़ा सरल? क्योंकि इसमें से अगर हमें जो इनके महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं बेटा, अगर हम उनको ढंग से याद रख लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो डायरेक्ट बस आपका फॉर्मूला बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड ही आता है। और कई बार ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ठोस क्या होता है बेटा, है ना? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कण आपस में निबुड संकुलित होते हैं, जिसे हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं, तथा प्रबल अंतर आणविक बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में हमें पता है दो कणों के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, तथा उनमें निबुड संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग होती है। जितने पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे बेटा उतना ही अच्छा होगा। और अब हमें पता है बेटा ठोस के प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ठोसों के प्रकार होते हैं, है ना? एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना? जो सिंपल है बेटा उनको मैं शुरू में स्लाइड्स में लेके आया हूँ। इन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं और इन्हें एमॉर्फस सॉलिड, है ना? एमॉर्फस, अगर इंग्लिश में भी आपको नाम पता रहे। मॉर्फ का मतलब होता है बच्चा रूप, ठीक है ना? मॉर्फ का मतलब क्या होता है? रूप। तो इन्हें तो हम बुलाते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन, इन्हें हम बुलाते हैं क्रिस्टलाइन, जबकि इन्हें हम बुलाते हैं क्या बच्चों? एमॉर्फस। इन्हें हम बुलाते हैं एमॉर्फस, ठीक ना? तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्म भी पता पड़ जाएंगी। और मॉर्फ का मतलब होता है रूप, मतलब एक ऐसा ठोस जिसका कोई भी रूप रंग ना हो, ठीक है ना? उसे हम अक्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, एमॉर्फस बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें अंतर क्या होता है बेटा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जो चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखनी है उनको मैंने सीधे स्लाइड के फॉर्म में आपके लिए ले लिया है। सबसे पहले बेटा है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, फिर अक्रिस्टलीय ठोस। आकृति, इनका निश्चित तथा सतत ज्यामितीय रूप होता है, इनका निश्चित तथा सतत ज्यामितीय रूप नहीं होता है, ठीक है जी। गलनांक बिंदु, इनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि यहाँ बोले बेटा तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन जिसे बोलते हैं बेटा, गलनांक बिंदु मतलब मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ी थोड़ी टर्म्स में इंग्लिश को सुनाता चलूँगा। तो इनकी गलन की ऊष्मा निश्चित होती है और यहाँ बोलेंगे तो इनकी गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। संपीड्यता मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी बेटा, दबाने की टेंडेंसी। दृढ़ तथा अनसंपीड्य होते हैं, मतलब आप इन्हें दबा नहीं सकते हो क्योंकि कणों के बीच की दूरी फिक्स है बेटा, जितना पास आ सकते थे उतना आ चुके हैं। इनको किसी उपयुक्त सीमा तक संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है जी। तीक्ष्ण धार वाले उपकरण से काटने पर जब इन्हें समतल सतह से दो टुकड़ों में काटा जाता है तो स्वच्छ विचलन देते हैं, ठीक है ना? जब इन्हें समतल सतह से दो टुकड़ों में काटा जाए तो अनियमित विवलन देते हैं, ठीक है ना? तो टेम्परेचर वर्सेस आपका टाइम का कर्व, इनकी कूलिंग यूनिफॉर्म होती है। इस तरह से हमें इसे ध्यान रखना है, ठीक है जी। समदेशिकता तथा विषमदेशिकता, ये विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। इन्हें हम बेटा आइसोट्रॉपी तथा एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं। क्या मतलब है पहले हम अंतर पढ़ लें, मैं समझा रहा हूँ। भौतिक अवस्था ये वास्तविक ठोस है बेटा, इन्हें हम ट्रू सॉलिड बुलाते हैं, जबकि आभासी ठोस है स्यूडो सॉलिड, जैसे आप स्यूडो वर्ड बोलते हैं ना, तथा अतिशीतित द्रव के रूप में माने जाते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, अगर आपने घरों में जो विंडोज़ लगी होती बेटा, खिड़की पैन वाली, तो आप देखोगे हल्की सी वो थोड़ी सी नीचे मोटी हो जाती, क्योंकि ग्लास जो होता है बेटा वो अक्रिस्टलीय ठोस है, वो धीरे धीरे करके नीचे फ्लो करता रहता है। हाँ, इतना फ्लो नहीं करेगा बेटा कि पूरा कांच ही गायब हो जाए और खिड़की का कांच गायब हो जाए और खाली हो जाए, वो नहीं होता बेटा। बट हल्का सा नीचे से उसकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण इसमें क्वार्ट्ज हुआ, हीरा हुआ, इसमें रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ। आप खुद भी देख सकते हैं बेटा कि घरों में जो हमारे पास ग्लास होते हैं, है ना, ठीक है ना, कप होते हैं, जो भी हैं, उनको हम अलग अलग वेराइटीज़ के लेते हैं ना। आपके घर में भी 3-4 तरह के तो कप होंगे, 3-4 तरह के ग्लास होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। या हम रबर की बात करते हैं बेटा, प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक की पन्नियाँ आपने देखी होंगी, किसी भी रूप में ढाल लो। रबर, अगर हम टायर्स की बात करें बेटा, कारों के, या घर में जो रबर पेंसिल से हम इरेजर लेते हैं, वो भी अलग अलग शेप के आते हैं। परंतु अगर मैंने NaCl का ठोस लिया तो NaCl के ठोस में क्या होगा बेटा, पूरी संरचना एक बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक, अगर मैं इस रूम की साइज़ का भी क्रिस्टल ले लेता हूँ तो एक बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक पूरी संरचना नियमित मिलेगी। इसलिए हम क्रिस्टलाइन ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी बुलाते हैं, कि लंबी दूरी तक इनमें कणों का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है, एक तरह से संतुलित होते हैं। जबकि इन्हें हम बुलाते हैं बेटा शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, है ना, सूक्ष्म दूरी के
सूक्ष्म दूरी के ऑर्डर के सॉलिड्स हैं। कुछ समय तक तो पैटर्न एक जैसा मिलेगा, परंतु उसके बाद पैटर्न इनका सडनली क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें पता, अंतर इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए बेटा। अब समदेशिकता तथा विषम देशिकता का मतलब क्या है ना, समदेशिकता ये समदेशिक है, मतलब इसे हम अंग्रेजी में बुलाते हैं बेटा आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। और विषम देशिकता को हम बुलाते हैं बेटा एन आइसोट्रॉपी, ये है, ठीक है ना। तो समदेशिकता का मतलब लिख लेना समान भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में, है ना। आइसोट्रॉपी समदेशिकता का मतलब है समान भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में, और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है बेटा कि असमान भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। क्या मतलब है सर, इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर मैं कोई आपसे बेटा एक सॉलिड दे रहा हूँ, डॉट लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, लंबी दूरी तक इनके कणों का जो पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अब मैंने क्रॉस लिया बेटा, डॉट लिया, फिर क्रॉस फिर डॉट, फिर क्रॉस फिर डॉट, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर डॉट फिर क्रॉस, फिर डॉट फिर क्रॉस, फिर डॉट फिर क्रॉस, इस तरीके से। अब अगर मैं आपको 3 अलग अलग प्लेन दे रहा हूँ बेटा, मान लीजिए मैंने पहला प्लेन आपको ये दिया, प्लेन 1, ठीक है जी। दूसरा प्लेन में आपको दे रहा हूँ बच्चों ये वाला, ये है हमारा प्लेन 2, और तीसरा जो प्लेन है मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों ये वाला, है ना, प्लेन 3। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि तीनों दिशाओं में जो भौतिक गुण होंगे, ठीक है, या तीनों दिशाओं का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बोल दो, ठीक है ना, गलनांक बोल दो, जो भी हो, आप मुझे बताइए समान होंगे कि अलग अलग होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि तीनों में वो अलग अलग होंगे। इसी को हम विषम देशिकता बुलाते हैं। क्यों होंगे सर अलग अलग, कोई कारण आप समझा देते सर तो अच्छा लगता। कारण बेटा आप ही के सामने है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा कि प्लेन 1 के अलॉन्ग अगर हम देखते हैं तो डॉट क्रॉस इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हैं जो कण हैं हमारे, परंतु प्लेन 2 में देखूं तो पूरे जो कण हैं हमारे वो डॉट डॉट वाले हैं, ठीक है ना। अब मैंने डॉट क्रॉस लिखा है बेटा, आप इन्हें प्लस माइनस मतलब धनायन तथा ऋणायन भी लिख सकते हो। अगर मैं प्लेन 3 के अलॉन्ग देखूं तो सभी मेरे जो कण हैं वो क्रॉस वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कणों का जो अरेंजमेंट है बेटा, जो कण व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित जो व्यवस्था है कणों की वही अलग अलग हो गई, तो ऑब्वियसली इन दिशाओं में जो मेरे गुण होंगे उस क्रिस्टल के वो भी अलग अलग होंगे। इस वजह से हम इन्हें विषम देशिक बुलाते हैं, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा बेटा, और डाउट जितने आएंगे उतना अच्छा ही रहेगा कि सर अगर हम डॉट क्रॉस की जगह सब डॉट डॉट ले लेते तो क्या होता सर। ऐसा भी तो ठोस हो सकता है जिसमें सभी बराबर होते बेटा, सभी कण एक जैसे होते। सर अगर हम सभी ठोस इस तरह से ले लेते, इसी तरह से ले लेते तो क्या होता सर। तब तो आप देखिए ना सर, अगर मैं इस दिशा में चलता तो भी अरेंजमेंट वही है, ठीक है ना, सभी एक जैसे कण हैं। और अगर मैं इस दिशा में चलता सर, है ना, तब भी सर सब कण मुझे एक जैसे मिल रहे हैं। अब सर आप मुझे थोड़ा सा समझा दो तो अच्छा रहेगा, मेरे दिमाग में ये डाउट आया है और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बेटा कि हम तो डाउट आपके दिमाग में कोई रहने ही नहीं देंगे, ठीक है ना जी। तो ये चैप्टर बेटा खूब मजबूत करके जाने वाला हूँ मैं आपका, क्योंकि मेरा बिल्कुल बवाल है ये टॉपिक। हाँ, इसमें बस मुझे हिंदी की टर्म्स थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, साथ साथ में इंग्लिश आपको इसलिए बोलते चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं हिंदी वाली टर्म्स लेके आया हूँ। टर्म्स मुझे देखनी पड़ेंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रह पाए, है ना, ठीक है जी। तो अब सर क्या यहाँ पे सर ये हमारा एक प्लेन 2 और ये एक प्लेन 1, क्या सर अब गुण समान होंगे? नहीं होंगे बेटा, है ना, अभी भी नहीं होंगे। क्यों बेटा सर, अब क्यों सर? आपने अभी तो कुछ एक कारण दिया बेटा, आपको ये भी देखना है कि यहाँ इस प्लेन 1 के अलॉन्ग 2 कणों के बीच की दूरी तथा प्लेन 2 के अलॉन्ग 2 कणों के बीच की दूरी वो समान नहीं है। अगर कणों का जो विन्यास है, अरेंजमेंट है बेटा, जो व्यवस्था है वो समान नहीं है तो ऑब्वियसली गुण भी अलग अलग होंगे। सर ये फिर समदेशिक कैसे हो गए सर? अगर आप ये भी समझा दे तो अच्छा रहेगा। ये समदेशिक होने का कारण ये है बेटा क्योंकि इनके कोई गुणधर्म है ही नहीं। अगर हम थोड़ी दूरी तक चले एक तरह का विन्यास मिला, थोड़ी आगे चले तो अलग तरह का विन्यास मिला, थोड़ी और आगे चले तो अलग विन्यास मिला। तो हमें पूरे क्रिस्टल में जब हम आखिरी तक चलेंगे वो विन्यास बार बार बदलते नेट विन्यास ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। इस वजह से ये समदेशिक हो जाते हैं। इन्हें अलग अलग दिशाओं में आपको जो गुण मिलेंगे बेटा वो समान मिलेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ बेटा कि आपको पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पता होना चाहिए। अब इस पूरे चैप्टर का काम है बेटा कि अब इस पूरे चैप्टर में केवल हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात
नहीं करेंगे। बस यहाँ तक काम खत्म हो गया बेटा। अब पूरे चैप्टर में हमारा क्रिस्टलीय ठोस की बातें होंगी, है ना। और क्रिस्टलीय ठोस फिर से 4 तरह के होते हैं बेटा। आयनिक ठोस हो सकता है, धात्विक ठोस हो सकता है, आपका कोवालेंट या नेटवर्क ठोस हो सकता है, या फिर आपका आणविक ठोस हो सकता है। तो अगला हमारा वही है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टलों का वर्गीकरण। क्रिस्टलों को आपस में बांधे रखने वाले आकर्षण बल सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं तथा इस प्रकार क्रिस्टल को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। बल के आधार पर 5 है, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी या जाल रूपी, है ना, जिसे कोवालेंट या नेटवर्क मैंने बोला था बेटा, और धात्विक। आयनिक में क्या होगा बेटा, अंतर आणविक बल जो होगा वो आयन आयन होगा, एक धनायन तथा एक ऋणायन। गुण क्या होंगे बेटा, भंगुर होते हैं, कठोर होते हैं ना। भंगुर क्यों होते हैं सर, अगर आपने इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया बेटा, पहले प्लस के नीचे माइनस था, थोड़ा सा आगे खसकाने पर हो सकता है प्लस के नीचे प्लस आ जाए, तो प्रतिकर्षण की वजह से ही भंगुर हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं ना। कठोर तो होते ही बेटा, ठोस तो कठोर होना ही चाहिए। उच्च गलनांक वाले होते हैं क्योंकि धनायन तथा ऋणायन में प्रबल आकर्षण होता है। ठोस में कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, चालक। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का परिवहन नहीं करता है बेटा, है ना, विद्युत का चालक नहीं होता है, परंतु NaCl को जल में डालने पर वो Na+ और Cl- आयन बना देता है और चालकता प्रदर्शित करता है। तो NaCl, KCl, MgCl2 हम कुछ भी ले सकते हैं। आणविक ठोस मतलब मोलिकुलर सॉलिड्स बेटा, है ना, इनमें परिक्षेपण बल, जिसे हम लोग डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं बेटा, या डाइपोल डाइपोल, द्विध्रुव द्विध्रुव, या हाइड्रोजन बंध, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मृदु होते हैं बेटा, मतलब सॉफ्ट होते हैं। निम्न गलनांक होते हैं, कुचालक होते हैं, H2O हुआ, Br2, CO2, CH4, कुछ भी होगा, ठीक है। सहसंयोजी या जाल रूपी, इनमें जो आकर्षण बल होता है बेटा वो सहसंयोजक बंध होता है। ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हुआ। ये कठोर होते हैं, अति उच्च गलनांक वाले होते हैं, सिलिका हुआ, सब इसी के एग्जाम्पल, ठीक है। धात्विक ठोस, जिसमें धात्विक बंध होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। परिवर्तनीय, कठोरता तथा गलनांक, तन्यता तथा अज्ञातवर्ता, मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, चालकता वाले होते हैं, ठीक है ना। हमें पता ही है जितनी भी धातु हैं, और हमें पता ही बेटा कि आवर्त सारणी में लगभग 78% तो हमारे पास क्या है, धातु है। आवर्त सारणी में लगभग 78% आपके पास धातु ही है। तो आप किसी भी धातु को यहाँ प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब इस चैप्टर की बात करें बेटा, ये दोनों तो हम बेटा पढ़ देंगे कहाँ पर, ये दोनों हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, केमिकल बॉन्ड में, दैट इज रासायनिक बंध, क्योंकि आप देख लो इनकी कोई भी स्ट्रक्चर होगी वो वहाँ पढ़ी जाएगी। इस चैप्टर की बात करें बेटा, तो इस चैप्टर में हम धात्विक ठोसों को देखेंगे और तथा उसके साथ साथ हम इनकी बात करेंगे बेटा, आयनिक ठोस, है ना। धात्विक ठोसों को देखेंगे तथा आयनिक ठोस को देखेंगे। पहले हम सब चीज़ धात्विक के लिए समझेंगे और बाद में उसी को हम आयनिक में बदल देंगे। कैसे, सब मेरा काम है बेटा, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। एक बस लास्ट चार्ट देख लें और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, है ना, अंतर आणविक बलों के आधार पर। अब है ना, बल को समझा रहा है। आणविक, घटक कणों के रूप में अणु, ठीक है। अब उसमें ध्रुवीय आणविक ठोस भी हो सकते हैं, पोलर, HCl हुआ, SO2 हुआ, NH3 हुआ। अध्रुवीय आणविक ठोस, हीलियम तथा आर्गन हुआ। H बंधित आणविक ठोस, बर्फ हुआ, NH3 हुआ, ROH हुआ, ठीक है। धात्विक, कर्नल तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन घटक कण, ठीक है ना, FeCuHe। सहसंयोजक में क्या होता है बेटा, सहसंयोजक बंध द्वारा निकटवर्ती परमाणुओं से जुड़े अधातु परमाणु घटक कण हैं। ये वृहद अणु होते हैं, मतलब पूरा जायंट नेटवर्क बना लेते हैं बच्चों। हीरा, SiC, SiO2, Ln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। आयनिक में क्या होता है बेटा, धनायन तथा ऋणायक इनके घटक कण हैं, और एग्जाम्पल आपका NaCl, MgO और ZnCl2, है ना। ये थोड़ा सा अंतर बेटा जो 10-15 मिनट में हमने समय लिया है, ये आपको बस पता होना चाहिए। इसकी आगे ऐसा उतनी ज़रूरत नहीं होगी, परंतु हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, है ना। आइए अब हम हमारे आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रिस्टलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्या क्या है स्टडी ऑफ क्रिस्टल में सर, हमें क्या क्या करना है, आपको कुछ पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहले देखो क्रिस्टल, सबसे पहला है हमारा क्रिस्टलों का अध्ययन में क्रिस्टल। कि क्रिस्टल क्या होता है ना, जल्दी से आप इसकी परिभाषा लिखिए बेटा। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ का वह समांगी भाग होता है। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ का वह समांगी भाग होता है जो कि एक दूसरे के साथ निश्चित कोण बनाते हुए समतल सतह द्वारा बंधित रचनात्मक इकाइयों के
नियमित तल द्वारा बना होता है ना। अब ये एग्जैक्ट परिभाषा हिंदी में बेटा इतनी है ना, मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, साफ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको परिभाषा सही बता सकूँ, ठीक है ना। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ का वह समांगी भाग होता है जो कि एक दूसरे के साथ निश्चित कोण बनाते हुए, ठीक है ना, समतल सतह द्वारा बंधित संरचनात्मक इकाइयों के नियमित तल द्वारा बना होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ का वह समांगी भाग होता है जो कि एक दूसरे के साथ निश्चित कोण बनाते हुए समतल सतह द्वारा बंधित संरचनात्मक इकाइयों के नियमित तल द्वारा बना होता है। यह है बेटा हमारा क्रिस्टल, ठीक है ना। दूसरी टर्म क्या होती, स्पेस लैटिस बेटा। व्हाट इज स्पेस लैटिस? त्रिविम जालक, है ना। लैटिस का मतलब होता है बेटा जाल, तो त्रिविम जालक स्पेस लैटिस, इसकी परिभाषा लिखिए बेटा। त्रिविम में विभिन्न स्थलों के संघटकों जैसे परमाणु, अणु, आयन का विन्यास त्रिविम जालक कहलाता है ना। स्पेस में बेटा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, नियमित अरेंजमेंट, ठीक है ना। त्रिविम में विभिन्न स्थलों के संघटकों ब्रैकेट में आप लिख सकते हो परमाणु, अणु तथा आयन का विन्यास त्रिविम जालक कहलाता है, ठीक है ना। तो हमें केवल त्रिविम में बेटा इस तरह से पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट रखना है। अब ये चैप्टर 3D है बेटा, इसमें आपका इमेजिनेशन भी महत्वपूर्ण होगा, मतलब आपको सोचना भी पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से त्रिविम में अरेंजमेंट कणों का, ठीक है। अब मैंने तो आपको 2D दिखाया बेटा, 3D में ये बोर्ड के बाहर भी आ जाएगा, बोर्ड के पीछे भी चले जाएगा, उसको हम 3D बोलेंगे, ठीक है जी। और जब इन्हीं पर हम परमाणु, अणु, आयन जो भी रख दो तो उससे आपको क्या मिल जाता है बेटा, क्रिस्टल, ठीक है जी। तीसरा है बेटा एकक कोशिका, यूनिट सेल, इकाई सेल जो भी बोलते हैं, है ना, इकाई सेल जिसे हम इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है। और आगे हम अब इसको यूनिट सेल ही बोलेंगे, यूसी आप शॉर्टकट में लिख लेना। यूनिट सेल का मतलब क्या है बेटा, त्रिविम जालक में सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई, है ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होनी चाहिए बेटा, और जो बार बार पूरे जालक में रिपीट हो रही है। त्रिविम जालक में सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई जो कि दिए गए पदार्थ के क्रिस्टल में निरंतर पुनरावृत्ति करती है, जो कि दिए गए पदार्थ के क्रिस्टल में नियमित पुनरावृत्ति करती है, ठीक है ना, एकक कोशिका कहलाती है, जो कि दिए गए पदार्थ के क्रिस्टल में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, त्रिविम जालक में सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई जो कि दिए गए पदार्थ के क्रिस्टल में निरंतर पुनरावृत्ति करती है, एकक कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी बेटा जो बार बार पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होती है, रिपीट होती है बेटा। जैसे आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं आपके सामने जो दीवार है बेटा, उस दीवार की इकाई सेल क्या होगी, एकक कोशिका क्या होगी, ठीक है ना। हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपके लिए सीधे सीधे जवाब होगा बेटा उस दीवार की एकक कोशिका जो होगी वो एक ईंट होगी बेटा, क्योंकि हमने बार बार ईंटों को जोड़ जोड़ के आपस में क्या करा है बेटा, उस दीवार को बनाया है। तो किसी भी क्रिस्टल में वो सबसे छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होती है बेटा, उसी को हम बुलाते हैं क्या, इकाई सेल, ठीक है ना। अब इसके लिए बेटा मैं अगर आपको एक 3D अच्छा डायग्राम बताऊं, ठीक है, तो आपको जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। देखिए, और ये मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं बेटा कि आप इसे परफेक्टली बनाना सीख जाएं, तो आपका काम खूब आसान होगा, ठीक है ना। इमेजिनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक क्यूब को 8 क्यूब में किस तरह से भाग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैंने इसको बेटा एक बड़ा क्यूब बनाया, इसको बीच से ऐसे कट करा, इसको बीच से कट करते ही ये आपको लग रहा है कि 2 भागों में कट हो चुका है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा बच्चा, अब मैंने इसको फिर से बीच से काटा, ठीक है ना। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि 4 में परिवर्तित हो गया, है ना। पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा। हमारे पास 3 तल होते हैं बेटा, आपको पता भी है, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। पहले हमने एक तल, फिर दूसरा तल, अब हम तीसरे तल के अलॉन्ग इसे काटेंगे, है ना। अब हमने इसको तीसरे तल के अलॉन्ग इस तरह से काट दिया बच्चों, ठीक है जी, ठीक। परंतु अभी ये पूरी तरह से 8 में कन्वर्ट नहीं हुआ है बच्चों। सर अब क्या भला होगी, अभी बेटा बीच से जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बीच बीच वालों को, और इसको इससे जोड़ दो। अब आप देख सकते हो ये पूरी तरह से किस में परिवर्तित हो गया बेटा, 8,
है ना। अब ये पूरी तरह से किसमें परिवर्तित हो गया, 8। ठीक है जी। अब इसमें देखिए बेटा, अभी से मैं आपको समझा दूं। अगर मैं कोनों पर परमाणु रख रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये इसके कोने हैं बच्चों, ये इसके क्या है बच्चा, कोना। आ रही मेरी बात समझ में। तो अगर ये 8 हैं, अब अगर मैं सबसे छोटी इकाई लूँ बेटा, पहले तो मैं 8 कमरे दिखा दूँ कौन कौन से हैं। ये है सबसे पहला कमरा नंबर 1, ये है बेटा उसके पीछे 2, फिर ये तीसरा कमरा, उसके पीछे चौथा, ठीक है ना। 1 के ऊपर ये कमरा नंबर 5, 2 के ऊपर आपका छठा, और 3 के ऊपर 7वां, और 4 के ऊपर कौन सा बच्चा, 8वां। इस तरह से 8 है ना। अब मैं सबसे छोटी इकाई ले लेता हूँ बेटा, सबसे छोटी इकाई जो पूरी क्रिस्टल में बार बार रिपीट हो रही। तो मान लीजिए मैं इस तरह से इसको पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए 8 हो गए। ये सबसे छोटी है बेटा। अगर मैं इसको आपके लिए शेडेड करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये सबसे छोटा, ये है हमारा यूनिट सेल। दिस इज माय यूनिट सेल। कलर सही है ये वाला, अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है जी, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये यूनिट सेल है बच्चों आपका, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसे कट करके बाहर निकालता हूँ बेटा, तो इससे 8 कट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो हमने बीच से कट करा, ऐसे कट करा, ऐसे कट करा, तो उससे अपने आप ही बस हमें ये अंदर से लाइनें खुद बनानी पड़ी, अदरवाइज ये 8 में कट हो गया। अब आपको बेटा अगर थोड़ा सा पुराना कुछ भी याद हो, नहीं याद हो, तो मैं तो हर चीज़ आपको बताऊँगा कि हम बोलते हैं बेटा कि घन के कोने पर रखा हुआ कोई भी परमाणु, कोई भी पार्टिकल जो होता है बेटा, वो 8 घनों से घिरा होता है। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इस कण की बात करता हूँ, ये बड़े वाला जो आपके सामने मैंने रखा है, ये 8 घनों का भाग है बेटा, है ना। ये 8 कमरों का, आप कमरा मान लो, घन मान लो, आपकी मर्जी बेटा। कमरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने एक कमरे में पढ़ रहे हो, तो आप अपने हमेशा 8 कमरे इमेजिन कर सकते हो। पहला कमरा जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो बेटा, दूसरा आप अपने रिस्पेक्ट में लेफ्ट में ले लो, मतलब मेरे लिए वो राइट हो गया, आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा, 2 कमरे ये हो गया बेटा। क्योंकि यूनिट सेल क्या होता है बेटा, यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में बार बार रिपीट होती रहती, पुनरावृत्ति इकाई है। और एक यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन भी कर देती है, पूरा क्रिस्टल के बारे में सब जानकारियाँ दे देती हैं। अगर मैं आपको एक NaCl का क्रिस्टल दे दूं बच्चों, तो NaCl का क्रिस्टल अगर मैं रूम की साइज़ का दे दूँ, तो मुझे उस क्रिस्टल के एक एक बिंदु पर जाकर अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा बेटा, उस क्रिस्टल में से सबसे छोटी इकाई बार बार जो रिपीट हो रही हो, और वो सिलेक्शन करना बेटा, उसका चयन करना, वो भी मेरी जवाबदारी है ना। वो भी सब मैं समझाऊंगा कैसे हम चयन करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बेटा। वो चयन कर लिया, और अगर मैंने उस एकक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल, जो भी बोले बेटा, अगर मैंने उसके गुणधर्म समझ लिए, तो मुझे पूरे क्रिस्टल के गुणधर्म समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को मैं जो बोल रहा था बेटा कि घन के कोने पे रखा हुआ कोई भी परमाणु 8 घनों से घिरा होता है, इसलिए एक घन में उसका जो भाग होता है बेटा, ठीक है ना, योगदान होता है 1/8, ठीक है। वो आपके सामने है बेटा। इसको जो मैंने हाईलाइट करा है बेटा, मैं अभी कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। इस वाले कण की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको देखूँ बेटा, तो ये 8 कमरों का पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कमरों का पार्ट है। तो अगर मैंने इसको कट करके बाहर निकाला, तो इस पहले कमरे में जिसको मैंने से ना छाया शेडेड कर दिया है बेटा, उसका केवल 1/8 पोर्शन ही इस पार्ट में आएगा, ठीक है जी, ठीक। तो कोने वाला बेटा, आगे ये मुझे लिखाना ही है, बट मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कोने वाले किसी भी कण का घन में योगदान 1/8 होता है, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ बेटा, है ना, किसकी, अब मैं बात करता हूँ बेटा किसकी 1/8 के बाद एज मतलब किनारा, किनारे के केंद्र वाला, कि उसका योगदान कितना होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बेटा, मैंने 1 और 2 को मिला के 1 कमरा माना, सुनना मेरी बात है ना, 1 और 2 के मिला के 1, तो ऐसे फिर कितने कमरे हो जाएंगे बेटा, 4। 1 और 2 मिला के पूरा 1 कमरा, 3 और 4 मिला के 1 कमरा, 5 और 6 मिला के 1 कमरा, 7 और 8 मिला के 1 कमरा। तो ऐसे फिर हो गए कितने कमरे बेटा, 4 कमरे हो गए। अब अगर 1 और 2 मिला के 1 कमरा लिया है ना, ढंग से समझना, तो ये पूरा जो है बेटा, ये पूरी मेरी क्या हो गई बेटा, एक एज हो गई, किनारा हो गया मेरा, ठीक है ना, एज हो गई। और अब यही कण, यही वाला कण बेटा, उस किनारे के कहाँ पे रखा हुआ बेटा, केंद्र पर। तो अब मैं पूछूं ये कितने कमरों का भाग है, तो ये बेटा 4 का भाग है, 1 2 का भी है, 3 4 का भी है, 5 6 का भी है, और 7 8 का भी है ना। इसलिए हम किनारे के केंद्र वाले किसी भी कण का जो योगदान देते हैं, वो कितना देते हैं, 1/4, ठीक है। अब बेटा
फलक के केंद्र पर, अगली चीज फलक का केंद्र, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 2 5 6 इस पूरे को एक कमरा मान रहा हूँ, इन चारों को एक ही से आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 4 7 8 इस पूरे को एक कमरा माना, तो ये पूरा एक कमरा, ये पूरा एक कमरा बेटा, ऐसे दो कमरे मैंने मान ली जो आपस में चिपके हुए। तो जो इनके बीचों बीच कर्ण होगा बेटा, अगर मैंने कट कर दिया तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बेटा, आधा इधर चले जाएगा आधा इधर। इसलिए हम बोलते हैं बेटा फलक के केंद्र पर उपस्थित किसी भी परमाणु का जो योगदान होता है वो 1/2 होता है ना। फलक के केंद्र पर उपस्थित किसी भी परमाणु का जो योगदान होता है बेटा 1 होता है। और अगर मैंने लास्ट है बेटा काय केंद्र, काय केंद्र, काय केंद्र की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इस पूरे घन को एक घन मान लूँ तो ये बेटा मेरा काय केंद्र हो जाएगा। एक ही डायग्राम से हमने पूरी चीज़ समझ ली बेटा, और आगे आपको पता है कि हमें इस तरह के सवाल खूब आते हैं। तो ये काय केंद्र है बेटा, और काय केंद्र पूरी तरह से घन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट्स वैसे भी याद रखना जरूरी है बेटा कि घन के कोने पर उपस्थित परमाणु का, है ना, कोना कोने जो भी लिख दो, योगदान 1/8 होता है। किनारे के केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान एक घन में 1/4 होता है। फलक के केंद्र पर उपस्थित किसी भी पार्टिकल का योगदान 1/2 बेटा, और काय केंद्र पर 1। और वो आपको यहीं से इकाई सेल भी क्या होती है वो भी समझ में आ गया, और हमने इसे किस तरह से कट करा है बेटा ये भी समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा आपको कि किस तरह से बनाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगली परिभाषा लिखते हैं। अगली परिभाषा है हमारा फलक, है ना। क्या होता है फलक, मतलब फेस। तो अगली परिभाषा है बेटा हमारा फलक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस, ठीक है। और इसकी परिभाषा अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या बोलेंगे बेटा, तो इसकी परिभाषा लिखना, क्रिस्टल के समतल सतह को, क्रिस्टल के समतल सतह को फलक कहते हैं ना। जैसे मेरा मोबाइल रखा हो बेटा तो ये समतल सतह क्रिस्टल की और मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाया है बेटा ये सब समतल सतह ही है, बिल्कुल फ्लैट है, समतल, बिल्कुल प्लेनर, प्लेन में है ना। तो समतल सतह को क्या बोलते हैं बेटा, फलक। अगली परिभाषा लिखो बेटा किनारा, मतलब एज। अगली चीज है हमारा बेटा किनारा। किनारे का मतलब क्या है आपका, एज, है ना। क्या मीनिंग है बेटा एज का, दो फलक जहाँ पर एक दूसरे को आके प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, उस पर वो आपका क्या कहलाता है बेटा, किनारा, है ना। तो दो समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन, दो, है ना, दो समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से, इंटरसेक्शन से क्या बनता है बेटा, किनारा बनता है। दो समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से किनारा बनता है। ये पहली फलक बेटा और ये दूसरी फलक जहाँ पर आके मिलेंगी, ठीक है ना। तो फलक बेटा, है ना, अभी ध्यान देना, मैंने तो केवल एक एज ही दिखा दी है, इस तरह से वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, किनारा बन जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट लिखो बेटा अंतरफलीय कोण, इंटरफेशियल एंगल, अंतरफलीय कोण, इंटरफेशियल एंगल, है ना। तो क्या होता है बेटा, दो फलकों के बीच के कोण को, फलकों को प्रतिच्छेद करने वाले दो लंबों के मध्य के कोण को, फलकों को प्रतिच्छेद करने वाले दो लंबों के मध्य जो कोण बनता है बेटा, फलकों को प्रतिच्छेद करने वाले दो लंबों के मध्य कोण को अंतरफलीय कोण कहते हैं। तो इतनी सारी परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है ना। अब अगर हम बेटा, है ना, इकाई सेल के प्रकार की बात करें, ठीक है ना, इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब इतना मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ बेटा, आपको हिंदी में लिखना है तो मैंने हिंदी में बोल दिया। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हमारे पास दो तरह की यूनिट सेल होती है बेटा। पहली होती है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। साधारण, मैं उसका हिंदी शब्द आपके लिए बस बता दूं क्या होता है उसका हिंदी शब्द, ठीक है। तो उसका जो हिंदी शब्द है बेटा हमारा सरल या साधारण, उसका जो हिंदी शब्द है बेटा आपके लिए सरल या साधारण, सिंपल और प्रिमिटिव, सरल या साधारण इकाई सेल। तो इसमें क्या बोलेंगे बेटा, वह इकाई सेल जिसमें, है ना, वह इकाई सेल जिसमें, ठीक है ना, जिसमें कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। वह इकाई सेल जिसमें कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो हमारे लिए अगर सिंपल की बात कर रहा है बेटा तो एक यूनिट सेल हमें बना देनी है बेटा, ठीक है, इस तरीके से। और परमाणु हमें कहाँ पे रख देने हैं बच्चों, कोनों पर, है ना।
परमाणु हमें कहाँ पे रख देने, कोनों पर। वह इकाई सेल जिसमें कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, इस तरीके से केवल कोनों पर, इसी को हम सरल या साधारण इकाई सेल बुलाते हैं, ठीक है ना। दूसरी होती है बेटा, दूसरी होती है सेंटर्ड इकाई सेल, मतलब केंद्रीय इकाई सेल, ठीक है ना। दूसरी होती है बेटा केंद्रीय इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे बेटा परिभाषा, कि वह इकाई सेल जिसमें कण कोनों के साथ साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं ना। वह इकाई सेल जिसमें कण कोनों के साथ साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, वह इकाई सेल जिसमें कण कोनों के साथ साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं बेटा, ठीक है ना। ध्यान देना, कोनों पर तो बेटा बिना कोनों के इकाई सेल बन ही नहीं सकती है ना। कई बच्चों को लगता है कि सर मैंने तो, है ना, क्योंकि आपको जब भी कण कोई इकाई सेल का निर्धारण करना होगा बेटा, तो आप ऑब्वियसली एक कण को अपना रेफरेंस मानोगे। अब कैसे होता है इकाई सेल का निर्धारण, मैंने अभी आपसे बोला भी था कि मैं बताऊंगा, तो चलो बता ही दे रहा हूँ बेटा। हमने इसको बेटा एक फिक्स कर लिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कण से अब एक्स एक्सिस में आगे चलेंगे, जहाँ पर हमें अगला कण मिल गया, सबसे पहला कण, इकाई सेल सबसे छोटी होनी चाहिए, वहाँ हम रुक गए। ऐसे हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले गए बेटा, वहाँ रुक गए, और ऐसे हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग चले गए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से चल रहे हो बेटा, तो ये कोनों पर तो आपको कण मिलने ही मिलने हैं ना। तो इसलिए केंद्रीय इकाई सेल का मतलब ये नहीं कि केवल केंद्र पर मिले, कोनों पर तो मिलना ही है। इसलिए केंद्रीय इकाई सेल का मतलब है वह इकाई सेल जिसमें, है ना, कोनों के साथ साथ कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित हो। अब केंद्र पर उपस्थित होने के लिए बेटा हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। पहला है बेटा आपका काय केंद्रीय, पहला है काय केंद्रीय, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा लिखोगे बेटा, है ना, वह क्या लिखेंगे कि कण कहाँ पर है बेटा, कोनों तथा काय के केंद्र पर उपस्थित है। कण कोनों तथा काय के केंद्र पर उपस्थित है, कण कोनों तथा काय के केंद्र पर उपस्थित है। तो आपको इस तरह से बेटा कोनों पर तो दिखाने ही दिखाने हैं कण, आपको इस तरीके से कोनों पर तो कण दिखाने ही दिखाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा एक कण आपको काय के केंद्र पर भी दिखाना है, ठीक है जी। ये है काय केंद्रीय। दूसरा होता है बेटा हमारा, दूसरा होता है क्या बेटा, फलक केंद्रीय। दूसरा है बेटा फलक केंद्रीय। नाम से ही देखो बेटा, ठीक है ना, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं बेटा उन्हें अंग्रेजी में समझ में आ जाता है फेस सेंटर्ड, और जो हिंदी के हैं बेटा उन्हें हिंदी में समझ में आ जाता है फलक केंद्रीय। मतलब कोनों पर तो होना ही होना है, मैंने अभी आपको समझा दिया। कोनों के साथ साथ फलक के क्या होंगे बेटा, केंद्र पर भी होंगे। कोनों के साथ साथ बच्चों फलक के केंद्र पर भी होंगे। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, वह इकाई सेल जिसमें कण कोनों तथा फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, है ना। अब सर कितनी फलक के केंद्र पर, ठीक है बेटा, सिमेट्री सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान देखना ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था तभी होगी जब सिमेट्री हो बेटा, सममितता हो। और उसके लिए बेटा ऐसा नहीं होगा कि, है ना, जैसे कोनों की बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि बस 5 कोने पर हो, पूरा प्रॉपर होना चाहिए बेटा, है ना। तो हर फलक के केंद्र पर होगा, है ना, ये जरूर ध्यान रखना। किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ सकता है। फलक केंद्रीय का मतलब भी है वह इकाई सेल जिसमें कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं बेटा। और हमारे पास 6 फलक हैं, 6 के केंद्र पर। 6 फलक कौन कौन सी हैं सर, पहली बेटा ऊपर वाली, इसी के नीचे दूसरी, है ना, एक आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट, तो एक राइट बेटा। सर ये तो 4 हुई, बाकी कहाँ है सर, बाकी बेटा एक आगे है और एक पीछे है। तो ये आगे वाली फलक, फ्रंट वाली उसका सेंटर, ये पीछे वाली फलक बेटा ये उसका सेंटर, ठीक है ना। तो ये फलक केंद्रीय। और तीसरी और अंतिम होती है बेटा आपका सिरा केंद्रीय, एंड सेंटर्ड। तीसरी होती है बेटा सिरा केंद्रीय, एंड सेंटर्ड। आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें ना, मैंने इसका तो लिखा था बॉडी सेंटर्ड, इसको बेटा अंग्रेजी में हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड, और सिरा केंद्रीय को हम बोलते हैं बच्चों एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो इसमें लिखना कि सिरा केंद्रीय में, ठीक है, प्रत्येक कोने पर एक कण उपस्थित होने के साथ साथ एक एक कोशिका के सिरे फलकों पर स्थित होते हैं, है ना। एक एक कोशिका के सिरे फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। क्या मीनिंग है बेटा,
ठीक, परिभाषा तो आपने लिख दी। मीनिंग है बच्चों कि आपको जो एक यूनिट सेल आपने बनाई है बच्चों, ठीक है, इकाई सेल जो हमने बनाई है, ठीक है, इसमें तो हर केंद्र पर था, जबकि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कोनों पर तो होना ही होना है। बिना कोनों के कोई इकाई सेल नहीं होगी, समझ लेना भैया। एक ब्रिक मैंने आपको बोला ईंट, तो उसके भी कोने तो है ना बेटा, कोनों पर तो होना ही है। केवल कोनों पर मिला तो सरल या साधारण, जिसे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। कोनों के साथ साथ बेटा जब हमने जो मैंने आपको तरीका बताया कि हम पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग गए, जेड, जहाँ जहाँ हमें कण मिलते गए वहाँ हमने मार्किंग कर ली। अब हमने देखा तो भैया हमें कोनों के साथ साथ बीच में भी एक कण नजर आया, तो हम बोलेंगे काय केंद्रीय। हमने देखा भैया कि हमें कोनों के साथ साथ बच्चा हर फलक के केंद्र पे नजर आया, तो हम फलक केंद्रीय बोलेंगे। और सिरा केंद्रीय के लिए हमें कोनों के साथ साथ किसी भी दो, है ना, अपोजिट फेस सेंटर, इसलिए हमें सिरा फलक के केंद्र बोल रहा हूँ, कोई भी दो बेटा, ऊपर नीचे ले सकते हो, लेफ्ट राइट ले सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, इसे सिरा केंद्रीय बोलते हैं, है ना। अब जो घनीय क्रिस्टल सिस्टम होता है बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उसमें केवल ये 3 तरह के होते हैं। साधारण होता है, काय केंद्रीय होता है, फलक केंद्रीय होता है। उसमें 3 ही होते हैं, आपने नाम सुने भी होंगे बेटा, SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो नाम मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पढ़ना तो हमेशा भी बेटा, SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और FCC आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से ये होते हैं बेटा, इनके बारे में हमें और भी आगे बात करना है। आइए आगे बढ़े बेटा। तो इतनी सारी चीज़ें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। क्रिस्टल क्या होता है, त्रिविम जालक क्या होता है, इकाई सेल क्या होती, फलक क्या है, किनारा क्या है, अंतरफलीय कोण क्या है, इकाई सेल के प्रकार कितने तरह के होते हैं बेटा, है ना। अब हमारा बेटा, है ना, प्रति इकाई सेल उपस्थित परमाणु, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, प्रति इकाई सेल, आप हिंदी में लिखना चाहें पूरा लिखें ना, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु। इससे बेटा हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, आगे हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। और क्या होता है बेटा इसका सूत्र, समेशन, है ना, कण की स्थिति, समेशन ऑफ कण की स्थिति, कण किस जगह रखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, इंटू उसको गुणा कर दो बेटा उस स्थिति पर, उस स्थिति पर कण का योगदान, उस स्थिति पर कण का योगदान, ठीक है। तो कभी भी आपको प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पूछे बेटा, तो उस इकाई सेल में आपको देखना है कि कण हमारे किस किस स्थिति पर रखे हुए हैं बेटा, और उस स्थिति का योगदान कितना है, जो मैंने अभी आपको बता दिया बेटा। कोने वाले का 1/8, ठीक है, सिरे के केंद्र पर 1/4, फलक के केंद्र पर 1/2, काय के केंद्र पर आपका 1, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसको निकालो, है ना। मान लीजिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल भी बता दूं बेटा। सर क्या एग्जांपल बताओगे इसमें, है ना। मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा कि सिंपल क्यूबिक सेल का Z बताओ। आगे हम सब क्वेश्चन करने वाले, फिर से लिखेंगे। अब सिंपल क्यूबिक सेल बता, मतलब साधारण घनीय सेल अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आपके दिमाग में सीधे चलना चाहिए बेटा कि इसमें केवल परमाणु कहाँ पर होंगे, कोनों पर। तो कोने कितने होते हैं घन के बेटा 8, इंटू कोने वाले का योगदान मैंने आपको लिखवाई दिया बेटा 1/8, तो हम बोलेंगे इसका Z कितना हो गया बेटा 1, ठीक है जी। पहले टाइप का सवाल मैंने यहीं पे चालू कर दिया बेटा। दूसरा बेटा BCC का अगर मैं पूछूं, ठीक है ना, काय केंद्रीय, है ना, काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताओ। ये हमारे सवाल चालू हो गए बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल का मतलब एक ऐसी घनीय सेल जिसमें परमाणु या अणु जो भी बोले बेटा, या कण बोलते हैं हम, कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर तथा काय के केंद्र पर। अब कोने होते हैं बेटा 8, तो 8 × 1/8, और काय केंद्र 1 होता है बच्चा, तो 1 × 1, तो 8 × 1/8 1 + 1, हमारे लिए कुल परमाणु कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा FCC की, है ना, FCC की, FCC मतलब, है ना, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। अभी मैं सब घनीय की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे इसका Z पूछूंगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बेटा, कहाँ कहाँ पर है परमाणु, परमाणु कहाँ कहाँ पर बेटा, घन के कोनों पर। कोने 8 होते हैं घन के, और हर एक का योगदान 1/8 है, प्लस 6 फलक केंद्र होते हैं, और हर एक का योगदान 1/2 है। तो इसलिए हमारा 1 + 3 हो जाएगा कितना आपका 4, ये हो गया 4, 1 + 3 ये हो जाएगा कितना आपका 4, है ना। अब इसी को बेटा नए वे में चौथा क्वेश्चन बना के दे सकता है,
कि एक घनीय सेल में उपस्थित कुल कणों की संख्या बताइए, है ना। एक घनीय सेल में उपस्थित कुल कणों की संख्या बताइए जिसमें कण कोनों पर उपस्थित है तथा प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 कण उपस्थित है। क्वेश्चन सुनिएगा मेरा बेटा, पूरा लिखिएगा भी। एक घनीय सेल में उपस्थित कुल कणों की संख्या बताइए, कुल कणों की संख्या बताइए जिसमें कण कोनों पर तथा प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 कण उपस्थित है, तथा प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 कण उपस्थित है। ठीक है जी। देखिए हमने सीधे सवाल चालू कर दिए बच्चा। तो ये z निकालना आपको हर संरचना का आना चाहिए बच्चों, ये z निकालना आपको हर संरचना का आना चाहिए। तो हम z बराबर क्या बोलेंगे बेटा, कोनों पर है तो 8 × 1/8 प्लस, अब क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 परमाणु, 2 कण, है ना। ठीक है, कण बोल देते हैं अभी तो हम। ठीक है जी। तो हमारे पास काय विकर्ण कितने होते हैं बच्चा, काय विकर्ण होते हैं 4 बेटा। प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 है और काय विकर्ण पर जो अणु होगा बेटा, अब मैं आपसे बोलूं बेटा यहाँ के इसके बॉडी डायगोनल ना, काय विकर्ण मतलब बॉडी डायगोनल। इस कमरे के कितने बॉडी डायगोनल बेटा, 4 हैं, आपको भी पता है। वो चारों इस कमरे के अंदर हैं, इसलिए काय विकर्ण पर उपस्थित किसी भी परमाणु का योगदान हम 1 मानेंगे पूरा। तो हमारे लिए 1 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। हमारे लिए 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। आई मेरी बात समझ में, पक्का, बढ़े आगे बच्चों। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पद है बेटा कि हमें प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालते आना चाहिए। उसका सिंपल सा सूत्र है जो भी आपको इकाई सेल दी गई है उसमें कण किस स्थिति पर है बेटा उनको पता करो और उसी को गुणा कर दो, उसका क्या योगदान है। और एक से ज़्यादा स्थितियों पर हो तो सम भी करते चलना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो अगली टर्म है बेटा उप सहसंयोजन संख्या, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, इसी को हम बेटा अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, CN, है ना। या इसी को हम बेटा निकटवर्ती परमाणु भी बोलते हैं, इसी को हम निकटवर्ती परमाणु भी बोलते हैं। ठीक है, निकटवर्ती, नियरेस्ट नेबर, अंग्रेजी में नियरेस्ट नेबर या निकटवर्ती पड़ोसी। ठीक है ना, निकटवर्ती क्या, पड़ोसी। जैसे आप किसी पर्टिकुलर भैया फ्लैट में रह रहे हैं बेटा, मान लीजिए आप 504 नंबर के फ्लैट में रह रहे हैं, तो 505 वाला इधर है, 503 वाला इधर है बेटा आपके, तो 503 वाला और 505 वाला आपके निकटवर्ती पड़ोसी कहलाएंगे, है ना। 503 और 505 वाला आपका निकटवर्ती पड़ोसी कहलाएगा। और अगर हम 502 ले लेते बेटा, इधर 506 ले लेते, तो वो नेक्स्ट अगले निकटवर्ती पड़ोसी कहलाएंगे। और हमसे बेटा हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकटवर्ती पड़ोसियों की संख्या तथा अगले निकटवर्ती पड़ोसियों की संख्या तक पूछा जा सकता है सवाल। तो इनडायरेक्टली हम बोलें बेटा तो उप सहसंयोजन संख्या या निकटवर्ती पड़ोसियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई भी जो कण है उसको आखिर कितने कण क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करना जरूरी है बेटा क्योंकि ठोस अवस्था में 2 कणों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो आप इसकी परिभाषा लिख लेना बेटा, है ना। यदि परमाणुओं को गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो हम करेंगे भी बेटा, है ना, यदि परमाणुओं को गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एक निश्चित गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या, एक निश्चित गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या उस गोले की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है ना। यदि परमाणुओं को गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एक निश्चित गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या उस गोले की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अगर आयनिक ठोस आ गया बेटा, आयनिक ठोस आ गया, मैंने क्या बोला, हम मेजरली 2 ही तरह के ठोस की बात करेंगे, एक धात्विक ठोस और एक आयनिक ठोस। अगर आयनिक ठोस आ गया बेटा तो धनायन की उप सहसंयोजन संख्या उसे स्पर्श करने वाले ऋणायनों की संख्या होगी तथा ऋणायन की उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है ना, उसको स्पर्श करने वाले धनायनों की संख्या होगी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है बेटा। अब उप सहसंयोजन संख्या का मैं एक सिंपल सा आपको एक अच्छा रूल बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होगा बच्चों। क्या है सर ऐसा रूल? हम तो चाहते हैं कि आप, है ना, हमें हमारी जरा के ट्रिक्स बताइए। देखो बेटा, हमारे पास 3 एक्सिस होती है बेटा, आप सभी को पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और, है ना, ये एक्स एक्सिस है मान लो बच्चों, एक्स एक्सिस है, ये है बच्चों वाई एक्सिस, और ऐसे जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर होगी।
सही है कि नहीं? ठीक है, अभी वो मैं बना नहीं रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला बेटा, हमने एक कण को रेफरेंस मान लिया, मान लो यहाँ पर एक कण है ना। अब हम एक्स एक्सिस पर आगे चले, हमें पहला कण मान लीजिए ए दूरी पर मिला। कितनी दूरी पर बेटा? ए दूरी पर, ये पहला कण। तो ऑब्वियसली अब इधर चला मैं, अगर एक बार बेटा ए दूरी पर मिला है तो इकाई सेल में अब हर कण इस कण से बेटा, है ना, इस कण से वापस क्या ए दूरी पर इधर भी मिलेगा, है ना। अगर मैं इसे रेफरेंस मानता बेटा तो इधर भी मिल गया, इधर भी मिलता, इकाई सेल ऐसे ही बनती है। तो दो कण हमें ये मिल गए बेटा। अब ऐसे ही दो कण बेटा वाई एक्सिस पर भी होंगे, है ना, दो कण वाई एक्सिस पर भी होंगे। मान लीजिए हमारा ये हो गया तीसरा कण ए दूरी पर, और ये हो गया बेटा चौथा कण ए दूरी पर, है ना। ठीक है जी। तो इसका मतलब बेटा एक कण जेड एक्सिस पे बाहर की तरफ भी होगा और एक कण जेड एक्सिस पर पीछे की तरफ होगा। ठीक है। तो आपको बेटा मैं जो समझाने जा रहा हूँ कि आप डिस्टेंस से, ठीक है ना, कितनी दूरी पर कौन सा कण है, उसी से आप तुरंत मुझे संख्या बता दोगे। ठीक है ना, कितनी नंबर हो गए, डिस्टेंस और ये नंबर बेटा, दूरी और उनकी संख्या। ए दूरी पर हमें हमेशा 6 मिलेंगे, है ना, ए दूरी पर हमें हमेशा 6 मिलेंगे। दो और ए दूरी हमेशा मिलेगी बेटा अलोंग किसके, आपको अक्षों के। ठीक है, दो एक्स एक्सिस पर, दो वाई एक्सिस पर, दो जेड एक्सिस। अब मैं चाहूँ बेटा तो ए की जगह a/2 भी कर सकता हूँ, है ना, ए की जगह a/2, क्योंकि a/2 करता है बेटा यहीं पर हो जाता आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, दो 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 मिलते। ठीक है, तो a/2 हो या a हो, 6 मिलेंगे, है ना। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसे रेफरेंस मानता इसे, तो एक कण यहाँ पर भी होता है ए दूरी पर, है ना, होता कि नहीं होता। ठीक है जी। तो ए दूरी पर ये कण, हमारे लिए रेफरेंस तो यही है बेटा, ये भी बता दे रहा हूँ बट समझाने के लिए। तो अब मैं पूछूं ये कण कितनी दूरी पर हुआ इस कण से, है ना। तो ये डिस्टेंस बेटा हम ए चले, ये दूरी भी हम कितनी चले बेटा ए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा, √2a हो गई। अब √2a वाले कण, अगर √2a दूरी फिक्स है तो √2a वाले कण कैसे निकालेंगे, एक नीचे मिला है बच्चा तो एक ऊपर भी मिला होगा यहाँ पर। ठीक है, एक इधर भी मिलेगा बच्चों और एक इधर भी मिलेगा। क्या आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, 4 तो मिल गए बेटा मुझे कहाँ पर, XY प्लेन में। अब अगर मैं YZ प्लेन लेता तो 4 इस पर भी मिलते, ये ए दूरी, ये वाली बेटा, इससे ए दूरी आगे, इससे ए दूरी पीछे, इससे ए दूरी आगे, इससे ए दूरी पीछे, तो 4 मुझे वहाँ पर भी मिलते हैं। कितने हो गए बेटा, 8। मतलब आप तो सीधे से समझो बेटा, आपके पास 3 प्लेन है, XY है, YZ है, XZ है। XY पर 3 मिलेंगे, YZ पर 3 मिलेंगे और XZ पर 3 मिलेंगे। अब XZ प्लेन बेटा ये वाला, तो इससे ए दूरी हम बाहर आए, अंदर गए, मिल गए 2, इससे ए दूरी बाहर आए, अंदर गए, मिल गए 2, टोटल 12। आप सभी को पता होगा बेटा ना, √2a दूरी, अगर आपको पुराने कुछ भी रिजल्ट्स याद हैं तो मैं बात करूँ, नहीं याद है तो मैं तो सब समझा ही रहा हूँ बेटा, कि a/√2 दूरी, a/√2 हो या √2a दूरी हो, तो उस पर हमें बेटा 12 कण मिलते हैं, हमेशा हमेशा 12 कण मिलेंगे, नंबर याद रखना बेटा। और ये आपको प्लेन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, अब बचती है बेटा √3a दूरी, जिस पर 8 मिलते हैं, √3a हो या √3a/2 हो, है ना। सर ये भी समझा दो तो अच्छा रहेगा। देखो √2a दूरी पर आ गए हो बेटा, अब इससे ए दूरी बाहर, एक कण, तो इसकी और इसके बीच की दूरी √3 हो जाएगी। एक बाहर है तो एक अंदर भी होगा बेटा, 2 यहाँ से मिले, इससे एक बाहर तो एक अंदर भी 2 यहाँ से, इससे एक बाहर एक अंदर भी 2 यहाँ से, इससे एक बाहर एक अंदर भी 2 यहाँ से। तो √3a हो या √3a/2 हो, उस पर टोटल जो कण होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 8, है ना। उस पर जो टोटल कण होंगे वो कितने हो जाएंगे, 8। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे आज ही याद रख ले तो आपको कभी आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपको आगे कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आई मेरी बात समझ में? ठीक, चलिए अगली टर्म लिखो बेटा, संकुलन गुणांक एवं रिक्तिका गुणांक, है ना। अगली टर्म में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, संकुलन गुणांक या रिक्तिका गुण एवं रिक्तिका गुणांक। संकुलन गुणांक, है ना, जिसे हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में हम इसे क्या बुलाते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। एवं रिक्तिका गुणांक, वॉइड फ्रैक्शन, रिक्तिका गुणांक, दैट इज वॉइड फ्रैक्शन,
ठीक है। क्या बला होती है ये क्या बला होती है, ये क्या बला होती है, ये क्या बला होती है। चलिए जी बच्चों, इसका क्या मतलब बेटा, देखो आपका जो कमरा है बेटा जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं उसको पूरी तरह से बॉल से भर दूँ, है ना, आपका जो कमरा है जिसमें आप पढ़ रहे हो, अगर मैं उसे पूरी तरह से बॉल से भर दूं तो आपको भी पता है बेटा 100% पूरी जगह भरने वाली नहीं है। क्यों नहीं भरने वाली? क्योंकि आपकी जो फलक है बेटा, कमरों के जो दीवारें हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है ना, जबकि हमें पता है कि बॉल किस शेप की होगी बेटा, स्फेरिकल। तो स्फेयर जब आ जाएगा बेटा तो कोने कोने कुछ क्या हो जाएंगे बेटा, खाली छूट जाएंगे। इसी वजह से हम किसी भी, है ना, आप ध्यान देना बेटा, हम जो इकाई सेल बोल रहे हैं, कोने जो दर्शा रहे हैं बेटा, वो एक्चुअली अगर मैं आपको NaCl का क्रिस्टल ला के दे दूँ तो आपको उसमें कोई घन नज़र आने वाला नहीं है बेटा। आपको तो उसमें सोडियम के आयन, फिर क्लोराइड के आयन, फिर सोडियम के आयन, फिर क्लोराइड के आयन, ये नज़र आएगा। उसको घन की तरह तो बेटा आप इकाई सेल तो आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो मैंने तरीका बता दिया है कि हमने अगर Na+ को रेफरेंस मान लिया तो हम एक्स एक्सिस में आगे चलेंगे और जहाँ Na+ दोबारा आया हम बोलेंगे ये पहली लंबाई होगी एक्स एक्सिस वाली। फिर वाई एक्सिस में आगे चले, जहाँ Na+ आया हम बोलेंगे ये लंबाई हो गई वाई एक्सिस। जहाँ से रिपीटेशन पुनरावृत्ति चालू हो रही है बेटा वहाँ पर हम रोक देते हैं ना। इसी तरीके से जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हम आगे चले, उससे घन बनता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आखिरी तक बच्चों को यही कहानी नहीं समझ में आती है। आपको घन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, इकाई सेल आपको नज़र नहीं आ रही, वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। आपको तो हमेशा अणु, आयन या परमाणु नज़र आएंगे और तीनों ही गोलाकार होते हैं। तो जब भी हम गोलों से उस घन को बनाएंगे बेटा, ठीक है, गोलों के केंद्रों से हम जहाँ से भी रिपीटेशन चालू होगा उस केंद्र को लेंगे, तो उससे जो घन बनेगा बेटा उसका कभी भी पूरा प्रतिशत भरा हुआ नहीं रहता है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा, क्या, प्रभावी परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन, है ना। अब सर प्रभावी परमाणु क्यों बोल रहे हो बेटा? प्रभावी परमाणु इसलिए बोल रहे हो बेटा क्योंकि वो जो परमाणु है कोने पर वो पूरी तरह से अंदर नहीं है, या काय के केंद्र पर कहीं पर भी वो पूरी तरह से नहीं अंदर होता है ना। केवल काय केंद्र वाला होता है जो पूरी तरह से अंदर है बेटा। कोने वाला केवल 8वां हिस्सा अंदर होता है, कोने के केंद्र वाला मतलब फलक के किनारे के केंद्र वाला केवल 4था हिस्सा अंदर होता है, और फलक के केंद्र वाला केवल आधा हिस्सा अंदर होता है ना। तो प्रभावी परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन का अनुपात, प्रभावी परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन का अनुपात संकुलन गुणांक कहलाता है ना, संकुलन गुणांक कहलाता है, ठीक है जी। और अगर रिक्तिका गुणांक बोले बेटा, इकाई कोष्ठिका का आयतन गुणांक जो रिक्त होता है ना, इकाई कोष्ठिका का आयतन गुणांक जो रिक्त होता है रिक्तिका गुणांक कहलाता है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं बेटा कि 60% स्पेस भरी हुई है तो हम बोलेंगे वॉइड स्पेस कितनी है बेटा, 40%, ठीक है जी। तो अब संकुलन गुणांक यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन शॉर्टकट में PF लिख रहा हूँ बेटा, कैसे निकालेंगे, है ना। तो वो होगा बेटा प्रभावी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक ना, प्रभावी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा अनुपात किसका लेना बेटा, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, प्रभावी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और नीचे एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है जी। ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है बेटा। अब प्रभावी परमाणु का आयतन कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो हम पहले, इसलिए मैंने आपको Z समझा दिया है। सबसे पहले आप Z निकालोगे, सबसे पहले आप किसको निकालोगे बेटा, Z को। अरे क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले हम बेटा Z निकालेंगे। Z क्या होता है बेटा, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसको हम गुणा कर देंगे बेटा परमाणु के आयतन से, है ना। अगर त्रिज्या R है बेटा तो एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होगा, और नीचे हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका का आयतन A³। अब जरूरी नहीं बेटा A³ हो, A³ तो तब होगा जब घन हो, है ना। अभी हम V लिख दे रहे हैं, अगर घन होगा तो V बराबर A³ हो जाएगा, किसके लिए, घन के लिए, ठीक है। अभी मैं V लिख दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी कि हर बार आपका क्रिस्टल सिस्टम घनीय ही हो। हमें यहाँ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की भी बात करनी। ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन का सूत्र बेटा। और अगर हमने इसे 100 से गुणा कर दिया तो फिर हम उसे संकुलन दक्षता बुलाते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी बुलाते हैं बेटा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर दो बस। अगर मान लो ये 0.6 आ रहा है तो आप बोलोगे
पैकिंग इफ़िशियंसी, संकुलन दक्षता 60% है। और अगर मैं आपसे परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस पूछूंगा बच्चों, ठीक है, तो 100 में से आप मतलब रिक्तिका का प्रतिशत, अगर मैं रिक्तिका गुणांक पूछूंगा बेटा तो आप 1 माइनस PF कर देना, और रिक्तिका का प्रतिशत पूछूंगा तो 100 में से ईटा को माइनस कर देना। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें नोट कर लेना बेटा। पहला है ना, पहला चीज़ क्या नोट करना है आपको कि जिस इकाई सेल का संकुलन गुणांक जितना ज़्यादा होगा वह ठोस उतना ही, है ना, ठीक ना, वह ठोस उतना ही क्या होगा बेटा आपका मजबूत होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन, ये पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है बेटा मोर विल बी द क्लोज पैक, ठीक है ना। तो जिस ठोस का संकुलन गुणांक जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिस ठोस का संकुलन गुणांक जितना ज़्यादा होगा मेरे, है ना, जिस इकाई सेल का संकुलन गुणांक जितना ज़्यादा होगा बच्चा वो उतना ही क्या होगा आपका अच्छा मजबूत होगा। और दूसरा बेटा, संकुलन गुणांक कभी भी परमाणु के त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है। संकुलन गुणांक कभी भी परमाणु की त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। और तीसरा आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि संकुलन गुणांक ज़्यादा होने पर समन्वय संख्या भी ज़्यादा होती है ना। संकुलन गुणांक ज़्यादा होने पर समन्वय संख्या भी ज़्यादा होती है। संकुलन गुणांक ज़्यादा होने पर समन्वय संख्या भी ज़्यादा होगी। सबके हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, ठीक है जी। चलिए जी बच्चों, तो आखिरी टर्म आज के सेशन के मोर पढ़ते हैं बेटा, फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 देखते हैं, वो है इकाई सेल का घनत्व। तो जितनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बेटा वो हम लोगों ने आज समझ ली हैं, और फिर अगले सेशन में बेटा हम इसके आगे की कहानी हम चालू करेंगे, है ना। इकाई सेल का क्या आपका घनत्व, इकाई सेल का घनत्व, है ना। अब क्या होता है बेटा घनत्व, हम सभी को पता है घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमसे घनत्व पूछ रहा है इकाई सेल का, तो इकाई सेल के द्रव्यमान तथा इकाई सेल के आयतन का अनुपात इकाई सेल का घनत्व कहलाता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखना है बेटा कि इकाई सेल का द्रव्यमान तथा इकाई सेल के आयतन का अनुपात, इकाई सेल के द्रव्यमान तथा इकाई सेल के आयतन का अनुपात इकाई सेल का घनत्व कहलाता है, ठीक है। मैं D लिख दूं बेटा डेंसिटी को, है ना, और थोड़ा सा तो अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो ऊपर हमें निकालना है क्या बेटा मास ऑफ यूनिट सेल, और नीचे आपका अनुपात किसका लेना बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है जी। देखिए हमें अंदर जाके भी बेटा थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो मैं तो बता सब हिंदी में रहा हूँ, अब आपको भी इसे भी हिंदी में लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक। अब इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, वापस अगर मैं आपसे बोलूँ एक बैग में 50 आलू भरे हुए हैं, ठीक है ना, 50 आलू भरे हुए हैं, तो आप उसका द्रव्यमान बताइए, ठीक है। एक पन्नी में पॉलीथीन का कैरी बैग है जिसका खुद का तो द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य है, और 50 आलू भरे हुए बेटा सभी समान है, तो आप क्या करोगे बेटा 50 का ही, है ना, वजन निकालोगे कि आप एक का वजन अगर मैं बता दूं आपको उसको 50 से गुणा कर दो बता दोगे, है ना। दोनों तरीके आप पूरे उठा के बैलेंस पे रख दो, पूरे 50 का आ गया बेटा। और ज़्यादा बड़ा बैलेंस नहीं है तो आप छोटा बैलेंस है आपके पास, तो पहले एक का निकाल लो, मान लो 50 ग्राम आ रहा है एक का, तो 50 आलू हैं तो 50 × 50 आप बोलोगे 2.5 kg, तो हम वो भी कर सकते हैं बेटा। तो ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ बेटा, हम यहाँ पर भी वही करेंगे, है ना। हमें पता उस इकाई सेल में बेटा प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी है, जिसे हम लोगों ने Z बोला है। अगर मुझे परमाणुओं की संख्या पता हो तो उससे मैं क्या कर दूँ बेटा गुणा कर दूँ, है ना, किससे मास ऑफ 1 एटम, उससे मैं गुणा कर दूंगा बेटा मास ऑफ 1 एटम, एक एटम से गुणा कर दूँ, और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ना, नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ही। तो अब हम क्या करें बेटा D बराबर Z। अब एक परमाणु का आयतन कैसे निकालोगे, अगर मैं उसका आपको ग्राम परमाणु भार दे दूं A है, तो ग्राम परमाणु भार का मतलब क्या होता है बेटा 1 मोल परमाणुओं का भार। तो अगर 1 मोल परमाणु का भार A है तो एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा A/Na, ठीक है ना। तो इसको हमने A/Na लिखा है बेटा, और वो Na में नीचे ले जा रहा हूँ, और आयतन को हमने लिख दिया है V, ना, आयतन को हमने लिख दिया है बेटा V। आई मेरी बात समझ में। और ध्यान देना बेटा इकाई में जरूर ध्यान देना, ये ग्राम में होगा बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, इसलिए घनत्व की इकाई आपकी हमेशा ग्राम प्रति क्या होगी बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो आज का ये सेशन बेटा हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया है सब, अब इससे आगे की कहानी को अगले सेशन में हम बढ़ाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये कहानियाँ समझ में आई होगी बेटा। अब हम प्रैक्टिस सेशन इसका डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, और मैं जितेंद्र निरवानी आपका JS सर। आज के सेशन में बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट जो हमारा चैप्टर हमने चालू करा है ठोस अवस्था,
उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1, जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे बेटा उनके ऊपर हम बात करेंगे। निम्न में से प्रत्येक ठोस को वर्गीकृत कीजिए। टेट्रा फॉस्फोरस डेको ऑक्साइड P4O10, तो P4O10 क्या है बेटा? अणु है, तो आणविक ठोस। ग्रेफाइट हमें पता है सहसंयोजी ठोस। ब्रास, बेटा ब्रास तो धातु होती है ना। एलॉय है, आपका एलॉय है तो इसमें किसका होगा बेटा? धातुओं का मिश्रण होगा, तो हम धात्विक ठोस बोलेंगे। अमोनियम फॉस्फेट हमें दिख रहा है बेटा, आयंस हैं, आयनिक ठोस। SiC सहसंयोजी बेटा है ना, डायमंड की तरह इसकी संरचना होती है, सहसंयोजी ठोस। रूबिडियम धातु है, धात्विक ठोस। I2 अणु है बेटा, आणविक ठोस। LiBr आयन है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक ठोस। P4 बच्चों, P4 क्या हुआ बच्चों? बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना, बिल्कुल सही। P4 है आपका आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। Si की बात करोगे बच्चा तो वापस जैसे डायमंड होता है वैसे सिलिकॉन होता है बेटा, सहसंयोजी। और आपका बचा प्लास्टिक जो आपका अक्रिस्टलीय होगा, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर है बेटा। आयनिक में LiBr सोडियम फॉस्फेट, धात्विक में ब्रास और आपका रूबिडियम, आणविक में P4O10 भी है, I2 भी है, P4 भी है। नेटवर्क में SiC भी आया, ग्रेफाइट भी आया, Si भी आया। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा बेटा? प्लास्टिक, ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन, तो मस्त लग रहा है देखने में डायग्राम। नीचे त्रिविमीय जालकों में कुछ भाग छायांकित हैं, आपको छायांकित भागों में आने वाले कणों के भाग भिन्न में की गणना करनी है तथा छायांकित भाग में कणों की संख्या भी ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो है ना। सर ये कैसे करें? कुछ नहीं बेटा, आपको एंगल देखना है बेटा, देखो है ना, ये एंगल कितने डिग्री का है ना। ये एंगल हमारा कहाँ गया? ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है बच्चों, है ना? आप मुझे बताओ। 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा, सही है। यहाँ पे देखें बेटा, ये भी 90 डिग्री का है ना। यहाँ देखें तो ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 60। ये भी 60, ये भी 60 दिख रहा है। ये 60, 60, 60। यहाँ देखेंगे बेटा, ये दो 60 के होंगे और ये दो कितने होंगे? 120। तो आपको बेटा जो बेसिक मैथमेटिक्स आती है, ये पूरा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो आप खाते ही हो बेटा, उसको आपको विभाजित करने आता ही होगा। तो अब ये पिज़्ज़ा है बेटा, इस तरह से अगर मैं 4 में कट करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? सब में कितना योगदान आया? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर मैंने इस पिज़्ज़ा को 2 भाग में डिवाइड करा बेटा, क्योंकि हमारे पास कुछ आधे वाले भी हैं, तो 1/2, 1/2। और अगर हमने इसे बेटा 6 में विभाजित कर दिया इस तरीके से, तो सब में हम कितना बोलेंगे बेटा? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। क्या आ रही मेरी बात समझ में? तो ये तो सिंपल सी बेटा ज्योमेट्री लगानी है। तो हमसे वही बोला है कि छायांकित भागों में आने वाले कणों के भाग भिन्न में हम बोलेंगे इसका 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, ठीक है ना। एक केले में लिख दे रहा हूँ, और बीच वाले का पूरा पूरा 1। और कुल अगर हमसे Z जो मैंने सिखाया था आपको वो पूछा है, तो एक तो परमाणु पूरी तरह से अंदर है इकाई सेल में बेटा, है ना। ये छायांकित भाग ही हमारा इकाई सेल है बेटा। प्लस 4 है बेटा जो योगदान 1/4 रखते हैं, तो टोटल Z की संख्या कितनी होगी? 2, है ना। अब अगले वाले की बात करें बेटा, तो 1, 2, 3, 4 ये सब हैं 1/4 वाले, और ये हैं बेटा 1/2 वाले, ठीक है। तो अगर मैं इसका Z आपसे बोलूं तो क्या होगा? 4 1/4 वाले और 2 1/2 वाले, तो इसलिए Z हो गया कितना? 2, ठीक है। अगले की बात करें बेटा, टोटल मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनमें से 3 आधे वाले हैं बेटा, ये अंदर वाले 3, और 3 1/6 वाले हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर मैं इसका Z निकालूं, क्योंकि हमने छायांकित भाग में कणों की संख्या भी बोली है, जो मैंने आपको सूत्र बता दिया था बेटा कि किस स्थिति पर कण रखे हुए हैं और उस स्थिति पर योगदान कितना है, उनको गुणा करके ऐड कर देना है। तो 3 है बेटा 1/2 वाले, प्लस 3 है 1/6 वाले, 3/2 प्लस आपका 1/2 हो गया टोटल 2, ठीक है। लास्ट इसको देखें बेटा, फोर्थ वाले डायग्राम को, 3 ही कण हैं जिनमें सबका 1 कितना है? 6, तो इफेक्टिवली हम बोलेंगे कितना बेटा? 1/2। लास्ट वाले को देखें बेटा, 4 कण हैं, ठीक है, जिसमें से 2 हैं 60 वाले, 60 वाले मतलब 1/6, और प्लस 2 हैं 120 वाले मतलब 1/3, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? 2/6, इसको 4/6 कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। मतलब 1/3 प्लस 2/3 मतलब 1। ये हो गया आपका उत्तर, ये सामने आपके उत्तर है बेटा। 1/4 1 कुल कणों की संख्या 2, है ना। 1/4 और 1 कुल कणों की संख्या 2।
आया। अगले वाले में बेटा 1/2 वाले हैं, 1/4 वाले हैं, 1/2 1/4, कुल कणों की संख्या 2। ठीक है। तीसरे डायग्राम की बात करें बेटा 1/6 1/2 और 2, 1/6 1/2 टोटल 2। ठीक है जी। उससे अगला 1/6 केवल एक ही है बेटा और कोई है ही नहीं, 1/6 वाला है, टोटल हो गया हाफ। लास्ट वाले में 1/3 वाले भी हैं, 1/6 वाले भी है, कुल कणों की संख्या हो गई 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस तरह से वो आपके नॉलेज को चेक करना चाह रहा है कि आपने टोटल क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, एकंताक्ष एकक कोष्ठिका तथा त्रिनवाक्ष एकक कोष्ठिका के लिए क्रिस्टलोग्राफिक माप का क्रम बताइए, है ना। इसको याद रखने की बेटा मैं सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताऊंगा, पिछले सेशन में तो नहीं बताई है। ठीक है। आपके पास पता होगा बेटा, आपके पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो इनको याद रखने का मैं पूरा क्रम आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। अभी मैं इसका उत्तर बस बता दे रहा हूँ बेटा, है ना। एक को हम मोनोक्लिनिक बोलते हैं, एक को हेक्सागोनल बोलते हैं। षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल बेटा, एकंताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक और त्रिनवाक्ष मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है। तो ये अभी आपके पास पैरामीटर है बेटा। आपको ना एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यूनिट सेल कौन सी होती है ये जरूर याद रखना है बेटा। ठीक है। इसको मैं याद रखने की ट्रिक बताऊंगा अगले सेशन में, मज़ेदार वाली। अभी बस आप इसे लिख लो बेटा। मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, हेक्सागोनल में 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी नहीं, है ना। मोनोक्लिनिक में 2 एंगल 90 होते हैं, हेक्सागोनल में भी 2 90 होते हैं, बट यहाँ पे अल्फा गामा है, यहाँ अल्फा बीटा है। ठीक है जी। और मोनोक्लिनिक में तीसरा एंगल ना 120 होगा, 90 होगा 60, जबकि हेक्सागोनल में तीसरा 120 होता है। ठीक है। और ट्राइक्लिनिक बेटा त्रिनवाक्ष सिस्टम सबसे गंदा सिस्टम है बेटा, जिसमें कोई भी कण आपका बराबर भी नहीं होता है, न ही 90 डिग्री होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा छद्म अक्रिय ठोस है? KCl ये तो बेटा आयनिक ठोस है, बेरियम क्लोराइड ये भी आयनिक है, रबर छद्म ठोस है बेटा, कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस, ठीक है ना, ये भी क्या होगा बेटा, ठीक है ना, छद्म ठोस, इसलिए हमारा उत्तर होगा 3rd और 4th सी वाला। ठीक। त्रिविम में सूक्ष्मतम पुनरावर्तित अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप एक पदार्थ क्रिस्टल का निर्माण होता है वह कहलाता है क्या बेटा आपका? एकक कोष्ठिका, है ना। कई बच्चे जल्दबाजी में बेटा त्रिविम जालक, इसलिए मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है ना कि त्रिविम जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, समन्वय संख्या। कई बार जल्दबाजी में बच्चे बेटा त्रिविम जालक बोलते थे ना, तो त्रिविम में जो इकाई रिपीट हो रही बेटा उसे इकाई सेल या एकक कोष्ठिका बोला जाता है। क्रिस्टल निकाय जिसके लिए तीनों साइड्स बराबर ना हो, तीनों एंगल्स है ना बराबर हो, ये 900 नहीं है बेटा, है ना, ये 90 डिग्री है, को कहा जा सकता है बेटा। ठीक है। मैंने बोला ये, इसको मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। इसे हम विषम लंबाक्ष मतलब रोम्बोहेड्रल सिस्टम बोलते हैं। त्रिनताक्ष अभी हमने बता दिया बेटा कि तीनों साइड्स बराबर नहीं होनी चाहिए, तीनों एंगल। घनीय हमें पहले से पता है बेटा, मैं चाह रहा हूँ आप सुन लो, अच्छी बात है बेटा, पहले ही क्वेश्चन आ गए ताकि आप सुन लो। घनीय में तीनों साइड्स भी बराबर होती है बेटा, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। द्विसमलंबाक्ष, है ना, द्विसमलंबाक्ष, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या होता है बेटा, ये हम सब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। त्रिसमन्ताक्ष निकाय के लिए अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण, ठीक है ना, तो आपका तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए बेटा, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, परंतु कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। उत्तर है ए। मैं पूरी याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, इसकी चिंता न करें। 4-5 क्वेश्चन अभी आ गए हैं इसके ऊपर। सही कथन का चयन करें। एक आवर्तित जालक के एकक कोष्ठिका में समतुल्यांक बिंदु ब्रेविस जालक पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो चुका है ना। आवर्ती जालक मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, कि एकक कोष्ठिका में समतुल्यांक बिंदु ब्रेविस जालक पर स्थित होते हैं। ठीक है। एक आवर्ती जालक के एकक कोष्ठिका में समतुल्य बिंदु ब्रेविस जालक पर नहीं होते। सर ये ब्रेविस जालक क्या होता है बेटा? आप सभी ने शायद सुन रखा होगा बेटा, 3D में टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जब हम क्लोज पैकिंग क्रिस्टल चालू करेंगे तब समझाऊंगा। त्रिविमीय तल में 4 ब्रेविस जालक होते हैं बेटा, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, परंतु बता दूं त्रिविमीय तल में 5 ब्रेविस जालक होते हैं, इसलिए गलत हो रहा है। त्रिविम तल में 5 ब्रेविस जालक होते हैं, अभी मैंने बता ही दिया था बेटा। त्रिविम तल में टोटल 14 ब्रेविस जालक होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सही केवल ए है। एक यौगिक के लिए कौन से प्रकार के क्रिस्टल निकाय की एकक कोष्ठिका की विमाएं? ए की वैल्यू दे दी है बेटा, बी का मान दे दिया, ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर है और एक कोंगल 120 है, सीधे सीधे षटकोणीय सिस्टम हुआ है। ये अभी हुआ नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले से अगर पुराना कुछ याद है बेटा, मैंने पर्पसली ये अभी नहीं पढ़ाया था क्योंकि
अगर आपको याद है तो पहले आप टिक करना सीखें, और अदरवाइज़ तो बेटा मैं इसकी इतनी बढ़िया ट्रिक आपको समझाने जाऊंगा, अगले सेशन में समझाऊंगा, जिसके बाद आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये हमारे बेटा 9 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन 1 में देखना था, और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।